नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए 1 जून है, 1 जून 2024 की ये कॉपी है। आज तो 2 जून है, लेकिन ये जो 1 जून से हमारा शुरू हुआ है डे फर्स्ट, इसमें पेपर फर्स्ट हमारा चल रहा है। आंसर राइटिंग की कॉपियाँ देखेंगे, जो बेस्ट कॉपी हैं उनसे आपको सीखने को मिल सकता है। तो ये हम लोग जो सीरीज चलाते हैं उसमें ये अब पेपर 1 चलेगा, और जो 1 महीने तक आपको लगातार वीडियोज़ इसके देखने को मिलेंगे। ये अगर आप चाहेंगे तो ये लगातार चलता रहेगा। तो इसके लिए आपको कमेंट में ये चीज़ें बतानी है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर कुछ सुधार करने हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखेंगे। इसमें 3 प्रश्न दिए जाते हैं डेली आंसर राइटिंग के, और उनका मॉडल भी दिया जाता है साथ में, है ना। मॉडल हम लोग देख ही चुके हैं। इस मॉडल के अलग आपको सीरीज़ मिलती है, वो आपको मिल चुका है इस पर, और जो भी लिखी है बेस्ट कॉपियों में उनमें देखते हैं हम लोग। और जिनको करनी है आंसर राइटिंग वो भी कर सकते हैं। अभी स्टार्ट ही हुआ, ये डे फर्स्ट की कॉपी है। डे 2 कल से आपको मिलेगा, यानी कि आपको डे 2 की कॉपी मंडे से मिलेगी। संडे को हमारा जो भी रहता है ऑफ, और उसमें गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम रहता है। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। ये मंथली आंसर राइटिंग है, 599 रुपीज़ की ये मंथली चलता है। तो इसके लिए संपर्क कर सकते हैं आप 8527434727 पे। ठीक है, क्योंकि देखिए अब काफ़ी समय है आपके लिए, प्री बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए मेंस अगर आप अभी से अच्छा रखेंगे तो सिलेक्शन का चांस आपका बहुत बढ़ जाएगा। पहला प्रश्न है, देख लेते हैं इसमें। गुप्त काल की कला की विशेषताओं और उसके सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना। 8 नंबर में, यानी 125 शब्दों में ये लिखना है। ये कॉपी है ऋतु जी की, काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने। जैसे देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसका समय लगभग 320 से 550 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म के क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। तो काफ़ी इनका अच्छा ये जो दिया इंट्रोडक्शन। इसमें देखिए गुप्त काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जैसे इन्होंने पूछा है ना, सीधा सीधा प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखा है। जैसे इंट्रोडक्शन गुप्त काल के बारे में दे दिया, फिर विशेषताएं, दूसरा इसका जो की पॉइंट है विशेषताएं और सांस्कृतिक महत्व इसका। तो 3 की पॉइंट है, बाकी कंक्लूजन है। ये मेन बॉडी अब शुरू हो जाती है आपकी विशेषताएं। तो मूर्ति कला की विशेषताओं में क्या लिखा है इन्होंने, कि जैसे इस काल की मूर्तियों में वास्तविक हाव भाव, ये मूर्ति नहीं है यहाँ, थोड़ा सा ये अब लिखिए, ये करेक्शन इस तरीके से आप मिस्टेक मत करिए, क्योंकि सिंगल मूर्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, प्लूरल बनाइए उसको। वास्तविक हाव भाव और जीवंतता दिखाई पड़ती है, ये मुख्यतः शांत और गंभीर भावनाओं को दर्शाती हैं। और अगला पॉइंट है, इसमें पत्थर और ताम्र मूर्ति की अधिकता थी। इस यानी पत्थर की मूर्तियों में भगवान बुद्ध, विष्णु, शिव इत्यादि देवी देवताओं की मूर्तियों का अद्वितीय चित्रण मिलता है। उदाहरण भी दे दिए इन्होंने साथ ही, जैसे सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति, सुल्तानगंज बिहार में की बुद्ध की ताम्र मूर्ति, इलाहाबाद का विष्णु स्तंभ इत्यादि ये एग्जाम्पल भी दे दिए साथ साथ। अब वास्तुकला की विशेषताएं देख लीजिए। इस काल में मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ है, जो वास्तुकला की विशेषताएं। तो इसमें इन्होंने लिखा है आगे, इस काल में मंदिर में सरलता, भव्यता और वास्तुकला की उत्कृष्टता दिखाई देती है। प्रयोग में इसमें हुआ है, ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर आदि ये उदाहरण भी दे दिए। चित्रकला की विशेषताएं, तो अलग अलग करके इन्होंने जितने भी कला के पार्ट थे, आयाम थे, वो सारे दिखा दिए। चित्रकला, मूर्ति कला से लेकर सब। तो ये चित्रकला की, गुप्त काल की चित्रकलाएं बहुत ही उत्कृष्ट थीं, जो आज भी मौजूद हैं, और अजंता की गुफाओं का भित्ति चित्र में धार्मिक सामाजिक विषयों पर ये आधारित थे। सांस्कृतिक महत्व देखिए, अब इन्होंने सीधे महत्व पे आए हैं। तो धार्मिक महत्व में क्या था, गुप्त काल ने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों को अपने में समाहित कर स्थानीय से प्रदान किया है। यानी यहाँ क्या सांस्कृतिक एकता, यानी धार्मिक एकता दिखाई देती है। तो इसको आप शो कर सकते थे। सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे इसने भारत की संस्कृति को मजबूत किया और भविष्य के लिए मानक स्थापित किए। वास्तुकला के विकास से मंदिर निर्माण को नई दिशा मिली इससे। तो आधुनिक कला पर इसका प्रभाव क्या है, कि आज भी इसका प्रभाव भारत की कलाओं पर देखा जा सकता है। तो इसका उदाहरण आपको दे देना था, हाल ही में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, वो भी देखिए नागर शैली में हुआ है। तो उसमें भी आप ये करंट का एग्जाम्पल कुछ डालना चाहिए था आपको। निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल की कला भारतीय कला को पोषित कर रही है, और अच्छा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये इसकी वजह से नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी बैलेंस लिखा है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य का वर्णन करें और भारतीय संस्कृति में इसके महत्व को समझाएं। ये भी 8 नंबर का था। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं पर आधारित साहित्य क्या है, बौद्ध साहित्य है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। इसको आपको थोड़ा सा और बेटर बनाना चाहिए, है ना। आपने सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुयायियों तक इसे सीमित कर दिया। आधुनिकता से इसे जोड़िए, और आधुनिकता में इसका उपयोग क्या है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता सकते हैं। बौद्ध साहित्य देख लीजिए, एक तो विहित लेखन है, एक गैर विहित लेखन है। विहित में इन्होंने अभिधम्म पिटक डाला है, सुत्त पिटक डाला है। अभिधम्म में जैसे यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, दर्शन का संकलन है, और सुत्त पिटक में बुद्ध द्वारा स्वयं बताई गई विभिन्न प्रवचनों का संकलन है। ये विनय पिटक क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित अनुशासन का उल्लेख है। विनय नियम जो थे, नियम इत्यादि, उनके बारे में इसका उल्लेख किया गया है। अब गैर विहित में देखिए मिलिंद पन्हो है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिलिंद और ऋषि नागसेन के बीच में बौद्ध धर्म के बारे में बातचीत का वर्णन है। और इसमें ये क्या, नीतिकरण का है, बुद्ध की शिक्षाओं का व्यापक विवरण दिया है इसमें।
थोड़ा सा क्लियरिटी आप इसमें लिखा करिए। राइटिंग आपकी ज़रूरत है कि राइटिंग पर भी ध्यान दीजिए, पेन का सही उपयोग करिए। देखिए मोटा कहीं पतला हो रहा है, आपका पेन का अच्छा उपयोग करें। दीपवंश और महावंश बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक यहाँ पे विवरण देखने को मिलता है इसमें। सांस्कृतिक महत्व, जैसे धार्मिक प्रचार, यह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का मुख्य साधन रहा है। और सांस्कृतिक धरोहर है, यह भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उसे समृद्ध करता है। शांति और करुणा, ये बौद्ध साहित्य ने शांति और करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो एक समाज के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। नैतिक शिक्षा भी दी है इन्होंने जातक कथाओं और अन्य ग्रंथों के माध्यम से। और दार्शनिक समृद्धि क्या है, तो बौद्ध साहित्य ने भारतीय दर्शन को समृद्ध किया है। किस तरीके से किया, थोड़ा सा एग्जाम्पल आप दे सकते थे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एक बौद्ध साहित्य का भारतीय संस्कृति में अनमोल योगदान रहा है। इससे भारतीय दर्शन को नई विचारधारा मिली। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है इसमें, उत्तर भारतीय नागर शैली या नागर मंदिरों की विशेषताओं का वर्णन करें, उसके मुख्य लक्षण और प्रमुख उदाहरणों को शामिल करें। 8 नंबर में ये भी। तो इंट्रोडक्शन में, उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले उत्तर भारतीय नागर मंदिर भारतीय वास्तुकला के एक प्रमुख रूप हैं, जो अपनी मंदिर निर्माण की विशिष्ट संरचना और वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। तो ये ठीक है, उत्तर भारत में डाला है। हालांकि आपको तीनों में शो करके बताना था कि उत्तर भारत में ये नागर शैली और बाकी उस समय 3 शैलियाँ जो विकसित हुई हैं भारत में, उसमें से उत्तर भारत में नागर शैली, तो थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव बनाई भूमिका को, है ना, लगे कि आपका समग्रता से एक स्पेसिफिक बनाने जा रहा है क्वेश्चन को। चलिए आगे है विशेषता नागर मंदिरों की। तो इन्होंने ये डायग्राम दे दिया है, जैसे ये कलश है या ध्वज है, शिखर हो गया, गर्भगृह दिखा दिया आपने, या मूर्ति इत्यादि दिखा देते, और ये मंडप है आपके, प्रदक्षिणा पथ दिखा दिया है। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा है आपका। अर्धमंडप के बारे में बता दिए, गर्भगृह के सामने एक मंडप होता था जिसे अर्धमंडप कहते हैं। इसका उपयोग पूजा और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए होता है। तो यहाँ पंचैतन शैली का भी उपयोग कर लिख सकते थे। गर्भगृह देखिए, गर्भगृह का सबसे पवित्र और मुख्य भाग होता है मंदिर का, मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। प्रदक्षिणा पथ या मंदिर के चारों ओर लगा हुआ पथ होता है जिस पर लोग मंदिर के परिक्रमा करते हैं, उसके भ्रमण करते हैं। प्रमुख उदाहरण देख लीजिए, अयोध्या का भव्य राम मंदिर, खजुराहो का कनरिया महादेव मंदिर, उड़ीसा के लिंगराज मंदिर, मध्य प्रदेश का लक्ष्मण मंदिर इत्यादि नागर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की मंदिर निर्माण की नागर शैली ऊंचे शिखर, जटिल नक्काशी इत्यादि विशेषताओं से परिपूर्ण भारतीय वास्तुकला में अद्वितीय योगदान देकर भारत की संस्कृति को समृद्ध और अद्वितीय बनाती है। तो ये काफ़ी अच्छा बैलेंस है आपका, है ना। चलिए, तो ये थे हमारे 3 प्रश्न। तो इस तरीके से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग देखिए, सिलेक्शन का आधार एक ही है, आंसर राइटिंग। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी कोचिंग कर लीजिए, लेकिन जब तक आपसे आंसर राइटिंग नहीं आ रहा है, आपका नॉलेज कितना है उससे कोई एग्जामिनर को मतलब नहीं होता। एग्जाम परीक्षा में आपके 125 शब्द और 200 शब्द ही आपको डिसाइड करेंगे कि आपको कितना ज्ञान है और कितना नहीं है। तो अपने ज्ञान को अगर ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो 200 शब्दों में बांधना और 125 शब्दों में बांधने की कला ये तुरंत विकसित नहीं होगी। कम से कम आपको 5-6 महीने, 8 महीने, 1 साल आपको लगातार लिखना है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। तो ये देखिए, मेन पढ़ने के लिए आप सालों गुजार देते हैं, लेकिन लिखने के लिए हम लोग समय नहीं देते हैं। तो जो भी लोग लिख रहे हैं, ये जान लीजिए कि आप बहुत आगे हैं उनसे, जो कि अभी सिर्फ सोच रहे हैं। बाकी सिर्फ सोचना है कि मैं जब पढ़ लूँगा या रिवीजन कर लूँगा या कोचिंग खत्म हो जाएगी या नोट्स बना लूँगा या फिर मतलब कुछ और एक्सक्यूज़ जो भी देते हैं, उनसे आप बहुत आगे हैं और आप लिखते रहिए लगातार, आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। क्योंकि सिलेक्शन ऐसे सोचने से और ये सब बार बार रणनीति बनाने से नहीं होता, उसको आपको ज़मीन पे उतारना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेन घिसना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा, है ना। साथ में हम लोग नोट्स देते हैं, तो नोट्स का रिवीजन करिए, उसमें ऐड ऑन करिए और लिखने पे ज़्यादा फोकस करिए। बाकी हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, इसमें इतना ही है। अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, जो लोग भी करना चाहते हैं आंसर राइटिंग। थैंक यू।